जय हिंद फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी की सीरीज, भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज हमारी चल रही थी और ये आपने गौर किया होगा। अगर नहीं गौर किया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हर एक फ्राइडे में का एक लेक्चर आता है और इसी सीरीज में हम लोग अभी तक हमने नागरिकता पढ़ लिया था, संविधान के महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी थी, अनुसूचियाँ पढ़ा, भाग पढ़ा, उसके बाद मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सब देखा। संसदीय सरकार क्या होती है, संघीय सरकार क्या होती है, शक्ति के पृथक्करण का क्या सिद्धांत है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक जो अभी तक चल रहा था वो चल रहा था कि केंद्र और राज्य के संबंध, और उनमें से हमने विधायी संबंध देख लिया था, लेजिस्लेटिव रिलेशंस देख लिए थे। आज हमारी बारी है देखने की प्रशासनिक संबंध। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में जो आज हमें पढ़ना है वो है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध, देखिए विधायी संबंध बहुत ही कठोर है। कठोर का मतलब ये हुआ कि वहां पर पूरा एकदम रिजिड जो है वो कैटेगराइजेशन किया गया है कि संघ सूची के विषय पर केवल और केवल कानून संसद बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर केवल और केवल राज्य बनाएंगे। अगर राष्ट्रपति शासन है या कहीं पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, तब जा करके केंद्र बनाएगा, या कोई राज्य या राज्यों का समूह जो है विशिष्ट जो है अगर अनुरोध करे संसद से तब बनाएगा। ये सब हमने देख लिया था। समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर एक ही कानून दोनों लोगों ने बनाया तो मान्य होगा केंद्र का, ठीक, मतलब संसद वाला। और इसी के तहत विधायी संबंध ये बताते हैं कि जो हमारा एक तरीके से मोनोपोली है या पावरफुल जो है वो कौन है, केंद्र, ठीक, राज्य के कंपैरिजन में। लेकिन प्रशासनिक संबंध में ऐसा नहीं है। प्रशासनिक संबंध में ऐसा इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि चीज़ों में आपस में सहयोग और समन्वय रखा गया है, ना कि एकदम रिजिड कैटेगराइजेशन किया गया है। तो प्रशासनिक संबंध को हम लोग दो तीन हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, सब हेडिंग्स। पहला ये है कि सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में कार्यकारी बंटवारा, मतलब एग्जीक्यूटिव की बात की जाएगी, ठीक, कार्यकारी विषयों का। दूसरा, सेंटर और स्टेट के दायित्व। सी का मतलब सेंटर, केंद्र, स्टेट का, एस का मतलब स्टेट, राज्य, ठीक, उनके क्या क्या दायित्व हैं। तीसरा, सेंटर द्वारा, केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश, ठीक। चौथी बात जो समझनी है वो ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य के बीच समन्वयकारी प्रतिनिधित्व। इसके बाद हमें देखना है कि सहयोग के विभिन्न रूप या क्षेत्र।
फिर इसी में हमें देख लेना है दो चीजें और। एक तो देखना है न्यायिक संबंध, और दूसरा हमें देखना है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। ये देखना, ठीक। इन जो है सब कैटेगरीज में हम लोगों को प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशंस हैं वो देखने हैं। कार्यकारी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यकारी विषयों के बंटवारे में आप ये चीजें ध्यान रखिएगा कि कार्यकारी विषय 7वीं अनुसूची के तहत 3 लिस्ट में बांटे गए हैं। एक सेंटर लिस्ट है, संघ सूची, स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची, और क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। ठीक, तो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसकी है, केंद्र की। मतलब संघ सूची के विषय पर जो भी कानून बनेंगे उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, केंद्र। ठीक, स्टेट और कॉन्करेंट, इन दोनों में एग्जीक्यूशन पावर किसको दी गई है, स्टेट को। जब तक कि, यहां पर लिख लीजिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में भी एग्जीक्यूटिव पावर किसको दी गई है, स्टेट को। जब तक कि, यहां पर एक्सेप्शन है, जब तक कि संसद द्वारा शक्ति केंद्र को ना दी जाए। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्करेंट लिस्ट पर अगर कोई कानून या नियम बना है तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो हमेशा कौन करेगा, स्टेट। ठीक, अगर उस नियम में कह दिया गया है कि इसको सेंटर एग्जीक्यूट करेगा तभी सेंटर करेगा, बाय डिफॉल्ट कौन करेगा, स्टेट। तो यहां पर एग्जीक्यूशन पावर स्टेट की हमेशा ज्यादा होती है, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि सेंटर जो है वो मुख्य मुख्य काम करता है, बाकी सारे काम कौन करते हैं, राज्य। ठीक, अब देखते हैं इनके बीच में दायित्व की बात। सेंटर और स्टेट के क्या दायित्व है, तो स्टेट और सेंटर के 2 दायित्व हैं। कौन कौन से 2 दायित्व हैं, स्टेट का 2 दायित्व है, एक तो सामान्य और दूसरा विशेष। सामान्य क्या है कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानून, अधिनियम को लागू करना, इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ये क्या है, राज्यों का सामान्य दायित्व है। ठीक, विशेष का आप ये ध्यान रखिएगा, विशेष जो है वो आता है आर्टिकल 365 के तहत। ठीक, और विशेष में क्या है, क्या दायित्व है कि राज्य केंद्र की कार्यपालिका को सुचारू रूप से सहायता करेगा, बाधित नहीं करेगा। अगर केंद्र का कोई अधिकारी काम कर रहा है तो उसके काम में बाधा नहीं डालेंगे, बाधित नहीं करेगा। और साथ में ये भी लिखिएगा, कोई पूर्वाग्रह नहीं रखेगा। कोई पहले से ये नहीं कहेगा कि सेंटर में इनकी सरकार है, कोई पूर्वाग्रह नहीं रखेगा। और राज्य में दूसरे दल की सरकार है तो ये राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसा पूर्वाग्रह नहीं मानना है। और ये
किस आर्टिकल में लिखा गया है? 365 में। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर केंद्र इतना सुपीरियर अपने आप को समझता है कि अगर इस ढंग से काम नहीं किया राज्य ने तो केंद्र कभी कभार पहले के समय में राष्ट्रपति शासन लगा देता था। तो इसका रूट कहाँ जाता है? आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 आपने सुना होगा, राष्ट्रपति शासन से रिलेट करता है किसी राज्य में। ठीक, तो राष्ट्रपति शासन जो आपातकाल में लगता है, आपातकाल में 3 प्रावधान है, 352, 356 और 360। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन राज्य में। ठीक, तो 365 का रूट कहाँ जा रहा है? 356 में। ये ध्यान रखिएगा। अगर 365 का पालन नहीं किया गया, इसको पालन करना राज्य का विशेष दायित्व है। ठीक, साधारण दायित्व तो नहीं है। ठीक है, और ये फिर कहाँ जाएगा? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी कभी कभार इस पर इसके द्वारा लगाया गया है, इसका उल्लंघन करने पर। तो ये स्टेट का विशेष दायित्व है। ठीक, सेंटर का क्या दायित्व है? सेंटर का 2 दायित्व है। कौन कौन सा? एक तो राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा। आंतरिक अशांति से सुरक्षा। तो राज्य केंद्र का पहला दायित्व क्या है? कि राज्य केंद्र जो है राज्य की रक्षा करेगा। कब? जब वहां पर आंतरिक अशांति हो और जो है बाह्य आक्रमण हो। ठीक, केंद्र का दूसरा दायित्व क्या है? केंद्र का दूसरा दायित्व यह है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम करे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और केंद्र ऐसा कैसे इंश्योर करता है कि राज्य संवैधानिक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, राज्य सरकारें? तो उसके लिए यहाँ पर केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं जिनका नाम है राज्यपाल, जिनके पद का नाम है राज्यपाल। राज्यपाल हर 15 दिन में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं। किसकी रिपोर्ट? राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, प्रशासनिक और कार्यपालिका के मैटर हैं, उनकी रिपोर्ट। और इसी से इंश्योर किया जाता है कि नहीं, राज्य संवैधानिक तरीके से काम कर रहा है, राज्य सरकारें संवैधानिक तरीके से काम कर रही हैं। तो एक के दायित्व तो मत देखिएगा, मानते हैं कि सेंटर जो है स्ट्रांग है, लेकिन दायित्व तो दोनों पर है। स्टेट का दायित्व क्या है? कि वो जो सेंटर के कानून है उनको अच्छे से लागू करे, इम्प्लीमेंट करे। और दूसरा, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित ना करे। ठीक, केंद्र जो काम करना चाह रहा है उसमें उनको सहयोग देना है। ठीक है, उसमें बाधा नहीं उत्पन्न करना है। और सेंटर का क्या दायित्व है केंद्र का? केंद्र का दायित्व यह है कि राज्य की रक्षा करना। कब कब? जब राज्य में के अंदर आंतरिक अशांति हो और दूसरा बाह्य आक्रमण हो। जैसे, तो आंतरिक अशांति में क्या करते हैं? केंद्र अपने पुलिस फोर्स भेजता है। कौन सी पुलिस फोर्स? जो आप सीएपीएफ सुने होंगे, सशस्त्र बल अपने भेजते हैं। ठीक, और दूसरा वाह युद्ध में तो स्वाभाविक सी बात है कि सेना जाएगी वहां पर। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। तो केंद्र राज्यों को क्या निर्देश देता है वो देखिए। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। यहां पर लिख लीजिएगा, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है, ये ड्यूटी है स्टेट की। ठीक है, कि 3 चीजें
इंपॉर्टेंट है। पहला, आर्टिकल 257। आर्टिकल 257 क्या कहता है कि हर एक राज्य का कर्तव्य क्या है। पहला कर्तव्य यह है कि संचार के साधनों का रख रखाव, मेंटेनेंस, उनके मेंटेनेंस में दिक्कत ना हो, उनके स्थापना के लिए जमीन देना, प्रोवाइड करना, ये सब जो है राज्य का कर्तव्य है। ठीक। स्थापना में सहयोग, संचार के साधन खाली टेलीफोन नहीं, ठीक, रेलवे भी है। तो सेकंड पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, राज्य में रेलवे की सुरक्षा, ये भी क्या है, आर्टिकल 257 के तहत राज्यों का कर्तव्य है। उनके राज्य में जो भी रेलवे लाइन जाएगी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यों की। ठीक। दूसरी बात यह है, आर्टिकल 350A के तहत, ठीक, ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि जो एक तरीके से क्या कहा जाए, हाँ, भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यकों को, के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। कहाँ तक, प्राथमिक स्तर तक, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक। और इसके लिए भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक, 350A के तहत। ठीक। और फिर जो है एक आर्टिकल है 339(2), ये क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि अपने राज्य में जो भी अनुसूचित जनजातियां हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए कार्य करे। ये प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। ठीक। तो ये जो है केंद्र द्वारा दिए गए राज्यों को ये निर्देश बाध्यकारी हैं। ठीक। इसमें ना नुकुर नहीं हो सकती, मनमुटाव नहीं हो सकता। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वयकारी प्रतिनिधित्व। समन्वयकारी प्रतिनिधित्व, देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि केंद्र ओनली संघ सूची, यूनियन लिस्ट पर कानून बना सकता है। राज्य सूची पर नहीं बना सकता। ठीक। समवर्ती सूची पर भी बना सकता है, लेकिन यहां पर ऑनली लिखने का मतलब यह है कि राज्य सूची आप मत समझिएगा। ठीक है, इस वजह से संघ सूची पर सरकार वो कानून बना सकता है। और राज्य, राज्य क्या कर सकता है, ओनली स्टेट लिस्ट पर, राज्य सूची पर कानून बना सकता है। ठीक।
अब यहां पर आपको ये समझना है कि ये तो है विधायी संबंध, जहां पर कानून बनाने की बात हो रही है, लेकिन जब उनको इंप्लीमेंट करना है तो यहाँ वहां पर जो है कंक्रीट कैटेगराइजेशन नहीं है, कंक्रीट डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो अब यहां पर क्या करना है, यहां पर यह है कि सेंटर अपने कानून बनाने का अधिकार स्टेट को नहीं दे सकता। सेंटर ये नहीं कह सकता कि हम ज्यादा बिजी हैं चुनाव में, हमारा कानून आप बना दीजिए, ठीक। और ना ही कोई एक राज्य, कोई एक राज्य केंद्र से कोई एक राज्य के कहने से केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकता है। कानून नहीं बना सकता। ना तो कानून बनाने का काम सेंटर स्टेट को दे सकता है, और ना ही कोई एक राज्य कह सकता है कि राज्य सूची पर कानून आप बना दीजिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए राज्यसभा की विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी आर्टिकल 249 के तहत। ये हमने विधायी संबंध में देख लिया। और केंद्र तो अपना विधायी मतलब कानून बनाने की शक्ति राज्य को तो दे ही नहीं सकता, ठीक। लेकिन यहां पर दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून को लागू करने का दायित्व लागू करने का दायित्व राज्य सरकार या राज्य को सहमति से या असहमति से, मतलब शर्त रख करके भी दिया जा सकता है। जैसे करों के कलेक्शन का काम, फिर करों को दोनों के बीच में बांटने का काम, ये सेंटर द्वारा स्टेट को दिया जा सकता है। लेकिन उनसे पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। अब यही चीज अगर स्टेट करना चाहे सेंटर के साथ तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सेंटर क्या है? पावरफुल है, ठीक। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि राज्य की सहमति हो या ना हो, सेंटर ने अगर उसको कोई कानून के इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया है तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक। बात समझ में आ गई? ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात यहां पर जो ध्यान में रखनी है वो ये कि राष्ट्रपति स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की सलाह पर केंद्र का कोई कार्यकारी एग्जीक्यूटिव राज्य को सौंप सकती है, राज्य को सौंप सकता है। राष्ट्रपति स्टेट गवर्नमेंट की सलाह से केंद्र का कोई काम राज्य सरकार को सौंप सकता है। रिवर्स भी है, राज्यपाल केंद्र सरकार की सलाह पर स्टेट का कोई कार्यकारी कार्य केंद्र सरकार को सौंप सकता है। कौन सौंप सकता है? यहां पर राष्ट्रपति, यहां पर राज्यपाल, दोनों की सहमति से। बस यहां पर वो चीज नहीं कर सकते, कौन सा? यहां पर ध्यान रखिएगा, कार्यकारी।
एग्जीक्यूटिव किया जा रहा है, लेजिस्लेटिव नहीं किया जा रहा है। कानून बनाने की शक्ति एक दूसरे को नहीं सौंप सकते। ठीक। एक चीज जो यहां पर आपको ध्यान में रखना है वो ये कि ये जो काम है ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि संसद के द्वारा ये काम किया जाता है, मतलब संसद पावर सौंपती है या राष्ट्रपति? तो यह ध्यान रखिएगा, संसद। यहां पर हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति नहीं। ये काम संसद के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, सहयोग के बिंदु या सहयोग के क्षेत्र। ठीक। पहला, संसद। संसद को हाईलाइट कर दीजिएगा। संसद, अंतरराज्यीय नदी बंटवारा। बंटवारा या नदी घाटी, उसका वितरण, उपभोग, इनसे संबंधित कानून बना सकती। इससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद। और ये काम संसद ने किसके द्वारा किया? ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 262। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा करंट में रहता है, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा किया जाता है। ठीक। तो ये कौन बनाता है? संसद। दूसरा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल 263 के तहत किसका गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, राज्यों के बीच जो भी मामले होते हैं उनको निपटाने के लिए। ठीक। यहां पर किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और वो काम किसके द्वारा किया जाता है? संसद। ये ध्यान में रखिएगा। फिर जो ध्यान में रखना है आपको, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। सबसे पहले आईसीएस थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आईसीएस का नाम बदल करके आईएएस कर दिया, और फिर पुलिस सेवा के लिए आईपीएस। दो पार्ट में इसको बांट दिया। तो दो ऑल इंडिया सर्विसेज थी स्वतंत्रता के समय। 1966 में एक तीसरी सर्विस बनी आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि 1966 में जो बना ऑल इंडिया सर्विस तीसरी, ये किस आर्टिकल के द्वारा बना? आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 के तहत अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित करे कि एक ऑल इंडिया सर्विसेज के गठन की जरूरत है, तो फिर क्या होना चाहिए? संसद उसको गठन कर देगी। ठीक। तो 1966 में बना आईएफएस। ऑल इंडिया सर्विसेज में ध्यान रखिएगा कि नियुक्ति और प्रशिक्षण, जो अपॉइंटमेंट और ट्रेनिंग कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। और जो सर्विसेज जहां पर ये लोग सर्विस करते हैं, सेवाएं देते हैं, वो कहाँ देते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट में भी देते हैं और सेंट्रल में भी देते हैं, लेकिन काफी उच्च पदों पर, हाई रैंक पोस्ट पर सेवाएं देते हैं ये। ठीक। स्टेट की अपनी भी सर्विसेज होती हैं। ठीक है। तो तात्कालिक नियंत्रण जो होता है, तात्कालिक नियंत्रण वो होता है राज्य सरकार का, और अंतिम
नियंत्रण, जो फाइनल नियंत्रण है वो किसका है? केंद्र सरकार का। ठीक, ये जो सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब होते हैं, ये सब क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम्पल है। ठीक है, पदों के। तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रशासनिक संबंध में ही देख लेते हैं न्यायिक चीजें। हमारे यहाँ न्यायपालिका का एकीकृत न्यायपालिका है, एक ही न्यायपालिका है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट, और फिर है लोअर कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं फाइनल। कौन कौन शामिल होता है? हाई कोर्ट कोलेजियम रिकमेंडेशन देगा किसको? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। फिर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज मिल करके उस नाम को भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, तब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, मुख्य न्यायाधीश की। ठीक, और मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो बाकी जजेस होंगे उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परमिशन से ही होती है, अनुमति से। ठीक, यहां पर राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर बुक में लिखा है तो गलत लिखा है। ठीक, एकीकृत न्यायपालिका है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि ये राज्य और केंद्र दोनों की सुनवाई कर सकते हैं, ये दोनों। तो राज्य और केंद्र दोनों कानूनों की सुनवाई यहां पर होती है। न्यायपालिका जब डिटेल में पढ़ेंगे तब और बताएंगे। ठीक, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। 2 चीजें आपको और ध्यान में रखनी है। एक, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। राज्यों का लोक सेवा आयोग है, क्योंकि जो संघ का यूपीएससी होता है वहां पर पद नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, और यहां पर जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट, चाहे मेंबर हो चाहे अध्यक्ष हो, उनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल का हटाने में कोई रोल नहीं है। यही सेम चीज बिल्कुल नियुक्ति और हटाना है राज्य के निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। इनमें भी यही सेम चीज फॉलो होती है। नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक, ये 2 पॉइंट जरा इसमें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है। अगर 2 राज्यों का मिला करके एक जो है आयोग बनता है तो उसको बोलते हैं ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी इसको कौन बनाता है? नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यहां पर राज्यपाल का कोई रोल नहीं है। नियुक्ति भी यही करेगा और हटाएगा भी यही। ठीक, दूसरी बात, जो संघ लोक सेवा आयोग है ये राष्ट्रपति की अनुमति से, ऐसे नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य के लोक सेवा आयोग को सहायता भी देता है या उनके द्वारा सौंपे गए कुछ कार्य भी करेगा, लेकिन
राष्ट्रपति की सहमति होना जरूरी है, ऐसे नहीं। ठीक, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो अच्छा, जो लास्ट चीज जो बताना भूल गए वो भी नोट कर लीजिए। जो प्रशासनिक संबंध है वो भाग 11 की बात है और आर्टिकल 256 से 263 तक जो है हमारे प्रशासनिक संबंध है केंद्र और राज्यों के। 257 क्या है? केंद्र को, राज्य को केंद्र द्वारा दिया गया निर्देश है कि जिसमें वो संचार के साधन और रेलवे का रखरखाव करेंगे। 263 क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। 262 क्या है? 262 है अंतर्राज्यीय जल बंटवारे के लिए जो प्राधिकरण बनते हैं, ठीक, जो संसद कानून बना। ठीक है, तो मोटा मोटा आप ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए, अच्छा, ये जो बिंदु आप पढ़ रहे हैं यही सब इनके डिस्प्यूट होंगे सेंटर और स्टेट में, खींचातानी इन्हीं विषयों पर चलेगी कि हम बढ़े कि आप बढ़े। ठीक, जैसे 365 वाला बात हो गई। 365 में क्या है कि राज्यों को ये विशेष कर्तव्य है, केंद्र का ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है, कि वो कार्यपालिका शक्ति को बाधित ना करें। ठीक, संवैधानिक रूप से सरकार चले। तो राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनके डिस्प्यूट के बिंदु बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए संबंध के साथ मिलेंगे और वो होगा वित्तीय संबंध। 3 संबंध हमें पढ़ना था, एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और एक प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध, और तीसरा था वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक चीज यहाँ पर आपको और बताना था, वो भी नोट कर लीजिए। आपातकाल के संबंध में, आपातकाल के समय में सेंटर स्टेट प्रशासनिक संबंध या कार्यकारी संबंध, आपातकाल के समय में अगर आर्टिकल 352 है, 352 का क्या मतलब है कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसका मतलब क्या है कि राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में है और सारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति किसके पास आ गई है? राष्ट्रपति के। या राष्ट्रपति जो वहां पर अपना प्रतिनिधि बैठाए हैं राज्यपाल को, उनके अनुसार ये शासन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सारी सारी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 356, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि राज्य निलंबित नहीं होते, बने रहते हैं। ठीक है, केवल कुछ देर के लिए शक्ति ट्रांसफर होती है। ठीक, संघीय से एकात्मक ढांचा बनता है कुछ देर के लिए। आर्टिकल 356 क्या कह रहा है? राज्य में राष्ट्रपति शासन। इसमें क्या है? इसमें भी जो भी कार्यकारी शक्ति है वो कहां चली जाएगी? राष्ट्रपति के पास। यहां पर राज्यपाल का कोई रोल नहीं होगा, राष्ट्रपति के पास। ठीक, और आर्टिकल 360 आपको पता ही है, वित्तीय आपातकाल। इसमें क्या है कि इस समय जो है राज्य के द्वारा पारित किए गए अधिनियम, वित्तीय अधिनियम को सेंटर क्या करेगा? ऑब्जेक्शन लगा करके रोक देगा। राज्य के अधीन जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनके वेतन में भी कटौती हो सकती है। जो न्यायाधीश कार्यरत हैं उनके वेतन में ही, सुख सुविधाओं में भी कटौती हो सकती है। तो ये हो जाएगा वित्तीय। तो आपने क्या देखा कि प्रशासनिक संबंध में सारी पावर किसको ट्रांसफर हो रही है? राष्ट्रपति को। ठीक, क्योंकि वो क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख है। ठीक, इसलिए ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि होगा हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन का वित्तीय संबंध। ठीक।
तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।